सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन के उदय के कारणों के बारे में। जहाँ तक असहयोग आंदोलन की उत्तरदायी परिस्थितियों की बात है, तो हम ये देखें कि 20वीं सदी का जो दूसरा दशक का अंतिम साल है, अंतिम वर्ष है, यानी 1920, यह भारतीय जनता के लिए निराशा का साल था। जनता को उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजी हुकूमत उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और पंजाब में मार्शल लॉ लागू किए जाने ने उनकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया था। जनता अब ये समझ गई कि ब्रिटिश सत्ता उन्हें दमन के अलावा और कुछ नहीं देने वाली है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1919 में लागू किए का उद्देश्य भी जनता को संवैधानिक अधिकार देने के बजाय दोहरी शासन प्रणाली यानी द्वैत शासन प्रणाली को लागू करना ही था। इसी दौरान कांग्रेस को भी महसूस होने लगा था कि संवैधानिक तरीके से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। पिछले 4 दशकों से राष्ट्रीय आंदोलन ने भी भारतीय जनता के एक बड़े हिस्से को राजनीतिक रूप से सक्रिय बना दिया था। ब्रिटिश शासन की धोखेबाजी और दमनपूर्ण नीति से जनता आक्रोशित थी। विरोध की इस ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत थी और असहयोग आंदोलन ने विद्यार्थियों यही कार्य करके दिखाया। अब हम बात करें कि असहयोग का अर्थ क्या है। असहयोग का तात्पर्य यह है कि सरकार यदि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं करती है, जनता के कष्टों व शिकायतों को दूर करने का प्रयास नहीं करती है, या फिर जनता के अनुसार वे भ्रष्ट हो चुकी है, तो उनके साथ सहयोग नहीं करना। असहयोग का उद्देश्य है अन्यायी सरकार से स्वयं को मुक्त कर पवित्र करना व सहायता की स्थिति समाप्त करना। तो ये तो हुआ असहयोग का अर्थ। अब हम देखें कि असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध, जो कि 1914 से 1919 के बीच में हुआ। इस प्रथम महायुद्ध में भारतीयों ने अपनी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अंग्रेजों की पूरी मदद की थी, क्योंकि उनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। अमेरिका व अन्य जो मित्र राष्ट्र थे, उनके नेताओं ने भी घोषणा की थी कि यदि युद्ध का उद्देश्य संसार को प्रजातंत्र के लिए यानी लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाना एवं संसार के सभी लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार प्रदान करना है। अंग्रेजों ने भी युद्ध की जीत के बाद भारतीयों को स्वशासन देने का वचन दिया था और इन घोषणाओं में भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता की आशा की किरण दिखाई दी थी। लेकिन युद्ध के बाद जो नीतियाँ अपनाई गई, उससे उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। प्रथम युद्ध के बाद भारतीयों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, बहुत शोचनीय हो गई थी। वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। विदेशी आयात व पूंजी निवेश का विस्तार होने से भारतीय पूंजीपतियों को बहुत हानि हुई। कहीं कहीं तो उनको अपने उद्योग धंधे भी बंद करने पड़े। किसानों पर बढ़ते लगान व करों का बोझ था। युद्ध संबंधी खर्चे तथा साजो सामान, खाद्यान्न, शस्त्रास्त्र, कच्चा माल इत्यादि का भार भारतीयों को ही उठाना पड़ा था। लेकिन आर्थिक व राजनीतिक रूप से भारतीय संतुष्ट नहीं हुए। उपनिवेशों में फैलते इस असंतोष ने स्वाधीनता आंदोलन को तेज कर दिया था। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था अकाल व महामारी का प्रकोप होना। विद्यार्थियों, अभी भी हम महामारी के प्रकोप से गुजर रहे हैं और मैं सीधे सीधे जो है आपसे बात कर रही हूँ 100 साल पहले की। और 100 साल पहले जो है उस समय भी जो है महामारी आई थी। 1918-19 और 1920-21 में 2 बार फसलों की अभूतपूर्व हानि के कारण अनाज का उत्पादन कम रहा। इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त प्रांत, जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं आजकल, पंजाब, बम्बई, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा के काफ़ी बड़े क्षेत्र प्रभावित हुए। लेकिन जहाँ घरेलू उपयोग के लिए पहले से अनाजों की भारी कमी थी, वहीं बाहर लड़ रही फौजों के लिए खाद्यान्नों का निर्यात चालू रखा गया। इसका परिणाम ये हुआ कि अनेक क्षेत्रों में अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गईं। प्लेग और इन्फ्लुएंजा की महामारी ने जनता की दशा को और दयनीय बना दिया। 1921 की जनगणना के अनुसार 1918-19 के अकाल और महामारी के कारण लगभग 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख के लगभग लोग मारे गए। महामारी और अकाल से पीड़ित जनता के प्रति ब्रिटिश सरकार का व्यवहार बहुत ही उपेक्षापूर्ण रहा। इससे जनता में असंतोष था। आज की जो परिस्थितियां हैं
उनको आप देखें तो आपको निश्चित तौर पे अंदाज़ा होगा कि हम 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अकाल और महामारी की वजह से मारे गए थे और इससे जनता जो है बहुत असंतुष्ट थी ब्रिटिश सरकार की नीतियों की वजह से। इसके बाद हम बात करते हैं 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रति असंतोष की। 1919 में जो सुधार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसमें प्रांतों में द्वैध यानी दोहरा शासन, आंशिक उत्तरदायित्व, केंद्रीय व प्रांतीय विषयों का बंटवारा आदि विषय शामिल थे। उस समय तक अनेक भारतीय साम्राज्य के भीतर स्वशासन के विचार से आगे बढ़ चुके थे। अब उनका लक्ष्य था स्वराज, जो बाद में पूर्ण स्वाधीनता के रूप में सामने आया। इसलिए ये सुधार भारतीय राजनीतिक समूहों को संतुष्ट नहीं कर सका और न ही जन आंदोलन को फूटने से ये रोक पाया। इसके बाद हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। सन 1918 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर सैडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति ये जांच करने के लिए नियुक्त की कि भारत में किस प्रकार और किस हद तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की उसे आवश्यकता है। और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 18 मार्च 1919 को एक विधेयक पारित किया गया और भारतीय सदस्यों ने यद्यपि इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी असेंबली में इसको पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सरकार राजनीतिक आंदोलन तथा राज्य में बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। इन रॉलेट विधेयकों को जनता ने काला कानून नाम दिया था। आपसे पूछा जाए कि काला कानून किसको कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा रॉलेट कानून। और इसको काला कानून इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका उद्देश्य जनता की स्वतंत्रता का हनन करना था। जनता की जो स्वतंत्रता है जनता की, उसको जो है प्रतिबंधित करना था। गांधी ने इन कानूनों के बारे में कहा था कि ये अन्यायपूर्ण हैं, स्वतंत्रता तथा न्याय के सिद्धांतों और व्यक्तियों के बुनियादी अधिकारों के लिए, जिन पर संपूर्ण समाज तथा स्वयं राज्य की सुरक्षा आधारित है, घातक और विध्वंसकारी है। गांधी का कहना था कि रॉलेट विधेयकों से मुक्ति पाने के लिए सत्याग्रह ही एकमात्र उपाय है। 26 फरवरी 1919 को उन्होंने सभी भारतवासियों के नाम एक खुला पत्र जारी करके उनसे सत्याग्रह में शामिल होने का आग्रह किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान भी किया और साथ ही राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू करने का फैसला भी किया। इस पर संपूर्ण देश में शांतिपूर्ण हड़ताल हुई, जिसमें हिंदुओं, मुसलमानों, सभी समुदायों ने समान रूप से भाग लिया। इसके बाद हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब के अत्याचारों की। अमृतसर में भी सत्याग्रह के समर्थन में सभाएं हुई और इन सभाओं में पंजाब के लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को आम सभा में भाषण देने से मना किया गया। 9 अप्रैल को महात्मा गांधी पंजाब जा रहे थे, लेकिन पलवल के पास उनको रोककर सरकार द्वारा बंदी बना लिया गया। वहीं 10 अप्रैल को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इन नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध पूरे पंजाब में किया गया। अमृतसर में जनता के उग्र प्रदर्शन के दमन के लिए जनरल डायर ने अपनी सशस्त्र टुकड़ी सहित वह पहुंचा। सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध करने के लिए 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। डायर ने इस सभा को गैरकानूनी घोषित कर दिया, लेकिन इसका जो है प्रचार नहीं किया गया और अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं हो पाई और लोग जो है सभा के लिए एकत्रित हो गए। डायर ने उनका मनोबल तोड़ने के उद्देश्य से उनकी शांतिपूर्ण सभा पर गोलीबारी करके 379 लोगों की 379 लोगों की हत्या कर दी। कांग्रेस के आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या 500 से 1000 के बीच थी। तो अमृतसर में उसके बाद उन्होंने जो 2 महीने तक कर्फ्यू लगाए रखा। इसके बाद मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया, यानी सैनिक शासन लागू हो गया। बिजली पानी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। लोगों को यातनाएं देने का काम न केवल अमृतसर में ही हुआ, बल्कि पूरे पंजाब में किया गया। लोगों को सड़कों से गुजरने देने से रोका जा रहा था। बहुत सारी जो है आम नागरिक के जो अधिकार थे वो उनसे छीन लिए गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड और अन्य अत्याचारों की पूरे देश में भर्त्सना की गई और ब्रिटिश शासन के प्रति पूरा देश जो है घृणा की आग से जल उठा। ये विद्यार्थियों प्रमुख कारण रहे जिनकी वजह से, उन परिस्थितियों की वजह से असहयोग आंदोलन जो है शुरू करना पड़ा।
तो असहयोग आंदोलन के उत्तरदायी जो कारण हैं, रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग कांड है, प्रथम महायुद्ध है, और साथ ही अकाल और महामारी की परिस्थितियाँ, और साथ ही संवैधानिक जो कानून पारित हुआ 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, वह भी लोगों की महत्वाकांक्षाओं को शांत नहीं कर पाया। परिणामतः लोग जो है गांधी जी के आह्वान पर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। धन्यवाद।